आरोप निराधार लगाना और निकल जाना, डाइवर्ट करने के लिए कभी ड्रामा और कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलना। ये तो वैसे सुना सुनाया आरोप था। कुछ हफ्ते पहले भी ये आरोप लगाया गया था जब कहा गया था 4.5 किलो वजन घट गया है। आज इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो तमाम न्यूज चैनल्स और मीडिया चैनल्स ने, जिन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के पत्राचार को दिखाया है, 9 या 10 मई की तारीख थी, उस समय पर वो बाहर निकलते हैं, हेल्दी होकर निकलते हैं, पूरा चुनाव कैंपेनिंग करते हैं और उसके बाद जब वो 2 जून 2024 को जब अंतरिम बेल की अवधि समाप्त होती है तब वापस लौट कर आते हैं, तब उनका वजन 63.5 kg था। उनका वजन जेल के भीतर नहीं घटता है। मित्रों, सबसे पहले एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि और अधिक प्रोपेगेंडा और अधिक प्रपंच, यदि ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे शराब घोटाले में लिप्त होते होते अब शायद उन्होंने एक मुहावरे को अपना उद्देश्य बना लिया है, अंग्रेजी का है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मतलब जो पुराने पुराने झूठ है उसी को नए नए स्वरूप देकर परोसते रहना, हिट एंड रन की राजनीति करना, आरोप निराधार लगाना और निकल जाना, डाइवर्ट करने के लिए कभी ड्रामा और कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलना। और आज एक वही पुराना वाला विक्टिमहुड कार्ड फिर से अपनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सेहत बहुत खराब हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो घट चुका है, अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है जेल के भीतर। ये तो वैसे सुना सुनाया आरोप था। कुछ हफ्ते पहले भी ये आरोप लगाया गया था जब कहा गया था 4.5 किलो वजन घट गया है। आज इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो तमाम न्यूज चैनल्स और मीडिया चैनल्स ने, जिन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के पत्राचार को दिखाया है, उससे पता चल गया। पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2024 को जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के चलते तिहाड़ जेल जाते हैं तो उनका वजन 65 किलो था, 65 kgs। 29 अप्रैल 2024 को उनका वजन घटा नहीं था बल्कि 1 किलो बढ़ गया था, 66 kgs। ये सब मीडिया ने दिखाया है डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब उनको पहली बार अंतरिम राहत मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन कैंपेनिंग करने के लिए चुनाव में, मतलब कि 9 या 10 मई की तारीख थी, उस समय पर वो बाहर निकलते हैं, हेल्दी होकर निकलते हैं, पूरा चुनाव कैंपेनिंग करते हैं और उसके बाद जब वो 2 जून 2024 को जब अंतरिम बेल की अवधि समाप्त होती है तब वापस लौट कर आते हैं, तब उनका वजन 63.5 kg था। उनका वजन जेल के भीतर नहीं घटता है। वो जब अंतरिम राहत लेकर बाहर जाते हैं तब उनका वजन शायद 1-8 किलो घटा है। जब वो फिर से जेल लौट आते हैं 2 जून 2024 को तो उनका वजन था 63.5 kg। और अभी जो पत्राचार आपने दिखाया है चैनलों में, उसके हिसाब से 14 जुलाई को उनका वजन है 61.5 kg। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा भी जाए तो 1-1.5-2 किलो का अंतर है। और वो भी अंतर क्यों आया, अभी बताया जाता है। बहुत सारे समाचार चैनल्स को मैं फॉलो करता हूं, तो उन्होंने बताया है कि कई दिनों से जो घर से खाना आ रहा था वो खाना केजरीवाल जी नकार रहे थे। क्या इसीलिए नकार रहे थे ताकि थोड़ा सा वजन कम हो जाए और विक्टिमहुड कार्ड खेला जाए? और इस बात की संभावना ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कैसे अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए लगातार मीठे खाने का सेवन किया गया। तथ्य यह भी है कि एक मेडिकल बोर्ड है एम्स का, जो लगातार उनकी सेहत की निगरानी करता है, पल पल से उनकी हेल्थ के हिसाब से उन्हें मेडिकेशन क्या देनी है, उन्हें खान पान क्या देना है, ये रेकमेंड करता है। और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। और जहां तक बात है तिहाड़ जेल की, तो तिहाड़ जेल तो आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत आती है। तो क्या जब
आम आदमी पार्टी इस प्रकार का आरोप लगाती है तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है। यह फिर से वही दौर शुरू हो चुका है कि झूठे निराधार आरोप लगाओ, जैसे गडकरी जी पे एक बार लगाया था, जैसे अरुण जेटली जी पर लगाया था, जैसे मजीठिया पर लगाया था, फिर उसके बाद यू टर्न करो, माफी मांगो और निकल जाओ। और ये इस प्रकार की हिट एंड रन राजनीति का ये एक और चैप्टर है। मुझे लगता है कि आज जब दिल्ली की जनता शराब घोटाले पर, भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रही है और थोड़ी सी जब बारिश होती है तो किस प्रकार से दिल्ली जलमग्न हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, इसके जवाब नहीं देना है, इसीलिए कोई ना कोई बहाना बनाना है और विक्टिमहुड कार्ड बाहर लाना है। इस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी फिर से एक बार कर रही है। अब एक और मुद्दा है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मित्रों, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की खटाखट लूट का मॉडल आज एक और सामने आया है। आपको शायद पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटका में वहां की कांग्रेस की सरकार ने वहां की जनता को इनाम के रूप में, जैसे मुगल काल में जिजिया लगाया जाता था जनता के ऊपर, वैसे जिजिया रूपी पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पानी के दाम, बिजली के दाम और दूध के दाम बढ़ाए थे। ये सब कुछ इनाम था राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने का। और अब इसी श्रृंखला को आज के ले जाते हुए आज फिर से कर्नाटका की सरकार ने और कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी ने एक और इनाम, जिजिया रूपी इनाम वहां की जनता के लिए तय किया है। जो वादे ये करते थे कि महिलाओं को फ्री बस राइड दी जाएगी, अब फ्री बस राइड देंगे नहीं देंगे ये तो अलग विषय, कितनी गारंटियां पूरी हो रही है, परंतु अब केएसआरटीसी, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसके तो अध्यक्ष जो है इस कॉर्पोरेशन के, ये तो स्वयं एक कांग्रेस के विधायक है राजू कगे, इन्होंने तय किया है कि कम से कम 15 से 20% बस फेयर में इजाफा होगा। तो इसका मतलब समझिए, वहां पर गारंटी देते हैं कि महिला फ्री ट्रैवल करेगी और जो परिवार का मर्द है या परिवार के दूसरा सदस्य है उससे 20-30% ज्यादा वसूलना है। तो ये एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से ले लेना, यही कांग्रेस की खटाखट लूट का मॉडल है। और लूट तो ऐसी चली है कर्नाटका में कि कभी गारंटियों के नाम पर तिजोरियां खाली हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं सिद्धरामैया जी के फाइनेंशियल एडवाइजर राय रेड्डी जी ने बताया है कि अब डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचा। फिर उसके बाद इसी कर्नाटका में MUDA मूडा स्कैम, 5,000 करोड़ का स्कैम किया जाता है, जिसमें सिद्धरामैया जी के करीबी और उनकी धर्मपत्नी को जो जमीन आवंटित की जाती है उस पर सवाली निशान खड़े होते हैं। SC/ST को भी नहीं बख्शा गया, उनके 37% फंड को, मतलब लगभग 14,000 करोड़ को डाका मारकर हाथ छीनने का और झपटने का काम करता है और उसे कहीं और डाइवर्ट करता है। और अगर वो काफी नहीं था तो वाल्मीकि ट्राइबल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट स्कैम भी सामने निकलकर आया है, जिसमें 180 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और उस पैसों से, सोचिए, ट्राइबल का पैसा, दलितों का पैसा, उन पैसों को लूटकर लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई है। ये कांग्रेस का असली मॉडल है। और इस पूरे प्रकरण में एक अफसर ने मंत्री का भी नाम लिया है और आत्महत्या के अपने नोट में, सुसाइड नोट में, उन्होंने बकायदा मंत्री का नाम लिया है। पर इस पर सीबीआई की जांच बैठाने के बदले इस पर जनता को और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति की समाज को न्याय दिलाने के बदले राहुल गांधी तो मौन है, उल्टा कर्नाटका के किसानों पर, कर्नाटका के आम आदमी पर, कर्नाटका के दबे कुचले शोषित वंचित समाजों पर जिजिया सारखा टैक्स लगाया जा रहा है। और कर्नाटका की जो तिजोरियां खाली करने का काम कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस के लोग अब जनता से ही इन तिजोरियों को भरने के लिए उनसे पैसों की उगाही करने का ये खटाखट मॉडल लेकर आए। कहा तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं 1-1 लाख रुपए महिलाओं को दूंगा और महिलाएं बुर्खा लगाकर, बिना बुर्खा कांग्रेस के अलग अलग दफ्तरों पर पहुंच रही है।
पर उनको पैसा देना तो दूर की बात है, उनसे आए दिन पैसों की जो वसूली की जा रही है, ये इसका मॉडल है। आखिरी में अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आपने देखा होगा कि डीके शिव कुमार जी की याचिका जो उन्होंने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस को रद्द करने के लिए लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये एक बार फिर से करप्ट कांग्रेस के लिए एक मुंह तोड़ झटका है। आज आईएनसी का भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बचा। इसका मतलब साफ साफ हो चुका है, आई नीड करप्शन। जहां देखो कांग्रेस पार्टी का करप्शन का जो किस्सा है वो बाहर निकल कर आता है। कर्नाटका में तो ऐसे कई किस्से हैं, मूडा स्कैम से लेकर वाल्मीकि स्कैम, और अब ये डीके शिव कुमार जी का जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का स्कैम है। पर सवाल ये बनता है कि जो इंडी अलायंस ये सोचती है कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, और कोई भी कार्रवाई करे तो वो चिल्लाती अत्याचार अत्याचार, अब सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या अब भी ईडी और सीबीआई को दोष दिया जाएगा? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बता दिया है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, न्याय संगत हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल वर्डिक्ट मिलता है, तब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी फ्री एंड फेयर लोकतंत्र बहाल होता है। जब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का निर्णय आता है तो लोकतंत्र पर काले बादल छा जाते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। आज इंडी अलायंस के नेता क्या कहेंगे कि ईडी सीबीआई दोषी है, या स्वयं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकारते हुए मानेंगे कि केवल और केवल वो विपक्ष में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं बनता कि उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ। और ये कोई एक ऐसा लौता उदाहरण नहीं है। ये जो अली बाबा और 40 चोर की मंडली है जिसका नाम है इंडी अलायंस, इसमें तो कई सारे नामी गिनामी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित चोर और करप्ट है। लालू प्रसाद यादव जी को तो 2013 से कन्विक्शन झेलनी पड़ रही है और 5 बार कन्विक्टेड है, उनको भी राहत कोर्ट से नहीं मिली। क्या ईडी सीबीआई दोषी है क्या उसके लिए? सबसे पहले जेएमएम कन्विक्ट हुई थी वो 1994 में, उस समय पे ना मोदी जी थे ना अमित शाह जी थे, क्या उसके लिए ईडी सीबीआई जिम्मेदार है? सबसे पहले डीएमके पे केस चले और उनके मंत्री जेल गए तो यूपीए की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस चला तो यूपीए की सरकार थी। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान है कि देखिए कांग्रेस ने मुझे इनाम दिया है समर्थन देने के लिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी नेशनल हेल्थ केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक उनको राहत नहीं मिली, वो बेल पर बाहर। मनीष सिसोदिया को भी अभी बेल नहीं मिली है, उनको भी जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड की गई। तो आज सवाल यह बनता है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कब तक विक्टिमहुड कार्ड खेल के कभी लोकतंत्र समाप्त हो गया या कभी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यह तर्क अपनाया जाएगा। और कम से कम अब नैतिक जिम्मेदारी अपनाते हुए डीके शिव कुमार जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। और उसके अलावा जो कर्नाटका में मूडा स्कैम है और वाल्मीकि स्कैम है, उस पर सिद्धरमैया जी भी बताए कि सीबीआई की जांच से वो क्यों घबराते हैं, क्योंकि सारे तथ्य और सारे रहस्य उजागर हो जाए।